हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। आई एम पलक चौधरी और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। देखिए, कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को हम समझे उससे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म समझनी पड़ेंगी अबाउट कंडक्टेंस। ठीक है, अब हमने अभी तक अपना रेजिस्टेंस के बारे में तो काफ़ी पढ़ा है। रेजिस्टेंस तो हम सबने पढ़ा है, क्लास 10th में भी हमने रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करा था। लेकिन इस चैप्टर में अब हम जो नया टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या होता है तो उसको समझने के लिए हम एनालॉजी लगाते हैं बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो इधर मैंने रेजिस्टेंस का लिखा है, जैसे हम एक एक करके देखते हैं। तो रेजिस्टेंस जो होता है, क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ द मटीरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, मतलब करंट के फ्लो को रोकने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो एबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल की, उसको हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी क्या, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस इसका मतलब हो जाएगा कि द एबिलिटी ऑफ द मटीरियल टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की जो एबिलिटी होती है, उसको अपोज करने की जो एबिलिटी होती है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। दूसरी तरफ कंडक्टेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने की, मतलब चार्जेस को फ्लो कराने की जो एबिलिटी है किसी मटेरियल की, उसको हम बोल देते हैं कंडक्टेंस। अब रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं आर से, कैपिटल आर से। सिमिलरली कंडक्टेंस को डिनोट करा जाता है जी से। ठीक है, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं तो कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं जी से। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, हमें सबको पता है यूनिट क्या होती है, ओम, या है ना, ओम होती है, जिसको हम इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है, कंडक्टेंस की यूनिट होती है साइमंस, जिसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करा जाता है, या फिर कई बार हम इसकी यूनिट ओम इनवर्स भी लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं अभी पता चलेगा आपको, क्योंकि जो हमारा जो ये कंडक्टेंस होता है ना, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस का अपोजिट है। मतलब जो रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल कर दो, उसका उल्टा कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा? कंडक्टेंस मिल जाएगा। इसीलिए कई बार कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो ओम इनवर्स हो जाती है। ठीक है, ये हो गया ओम इनवर्स, इसकी यूनिट हो गई। अब रेजिस्टेंस का देखो एक फॉर्मूला आपको याद हो, 10th क्लास में हमने पढ़ रखा है, क्या होता है? R इज इक्वल रो एल बाई ए। ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का होता है, जो हमें ये बताता है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। वहीं पे ये हमारा फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब ऐसे कंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला हो सकता है, क्या इक्वेशन हो सकती है? तो यहाँ पे समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जी मतलब कंडक्टेंस। ये अभी मैंने बताया था, ये क्या होता है? रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो जो कंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/r। मतलब जो भी रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1/r हो गया कंडक्टेंस का फॉर्मूला। अब यहाँ पर ये देखो, r अपना क्या था? r था रो एल अपॉन ए। जब इसे उल्टा करोगे तो a ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमने इसकी जगह 1/r की जगह लिख दिया a अपॉन रो एल। सिंपल है ना, r था रो एल बाय ए, जब 1/r करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब है a ऊपर चला जाएगा, रो एल अब नीचे आ जाएगा। तो सिमिलरली 1/r की जगह हमने a रो एल लिख दिया। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखो यहाँ पे ये बन रहा है 1/रो। ये जो बन रहा है 1/रो, ये आता है के बराबर। के क्या होता है? कप्पा। ये क्या होता है अभी बताते हैं, लेकिन फिलहाल जो इक्वेशन है वो हम समझ लेते हैं कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, तो G इज इक्वल्स टू 1/r। अब रेजिस्टेंस होता है अपना रो एल बाय ए, रेसिप्रोकल करा तो हमें a बाय रो एल मिल गया, और 1/रो ये होता है कप्पा। तो हमारा फॉर्मूला कंडक्टेंस का बनता है G इज इक्वल्स टू कप्पा a बाय एल। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है? G मीन्स कंडक्टेंस, K मीन्स कप्पा, जो हम अभी देखेंगे क्या होता है ये A अपना वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और L क्या है? लेंथ हो गया। तो हमारे कंडक्टेंस का हमें इक्वेशन पता चल गई। जैसे रेजिस्टेंस की होती है R इज इक्वल रो एल बाय ए, सिमिलरली कंडक्टेंस की भी जो इक्वेशन है वो क्या होती है? G इज इक्वल टू कप्पा A बाय एल। ठीक है, अब समझते हैं ये होता क्या है। तो जैसे देखो यहाँ पे रो क्या होता था? रो होती थी रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, वैसे ही जो K है, मतलब जो कप्पा है, ये क्या होता है? ये होती है कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। बहुत अच्छा। ठीक है, जैसे ये रेजिस्टिविटी हो गई तो वो क्या हो गई? अपनी कंडक्टिविटी हो गई। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती थी आपको याद हो तो ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती थी? ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी की क्या हो जाएगी? इसका अपोजिट है, तो क्या आ जाएगा हमारा? साइमन पर मीटर, साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, ये हो गई हमारी कंडक्टिविटी की यूनिट। ये जो यहाँ पर K है ना, K मतलब कप्पा, जो होता क्या है एक्चुअल में? तो देखो बहुत सिंपल है, कंडक्टेंस तो रेजिस्टेंस का अपोजिट है, तो G हो गया 1/r,
और जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी की अपोजिट है। इसका मतलब कप्पा हो गया 1/ρ। ठीक है, तो ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। इसको फटाफट रिकैप करो तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस एबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की चार्जेस को अपोज करने की, चार्जेस के फ्लो को अपोज करने की, इसको कैपिटल R से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन द अदर हैंड कंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू फ्लो द चार्जेस, है ना, चार्जेस को फ्लो कराने की एबिलिटी को कंडक्टेंस बोलते हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, कंडक्टेंस की यूनिट साइमंस होती है, या फिर कई बार हम ओम इनवर्स भी लिख देते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। उसके बाद रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, R इज इक्वल्स टू ρ L बाई A होता है, जहां पे ρ क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, L क्या होता है, लेंथ, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसी तरह से जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का उल्टा है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा A बाय ρ L, और 1/ρ यानी 1 बाय रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कंडक्टिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, मतलब कप्पा से। ठीक है, तो K मतलब कप्पा, जिसकी जो क्या होता है कंडक्टिविटी हो जाएगी सब्सटेंसेस की। रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। सिमिलरली कंडक्टिविटी की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, साइमंस पर मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कंडक्टेंस के बारे में। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कंडक्टेंस का, जो आपको याद रखना है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है और किस तरह की होती है। तो देखो, हमने देखा है कि जो सब्सटेंसेज होते हैं ना, कंडक्टिविटी एक्चुअल में होता क्या है। कंडक्टिविटी का मतलब है किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, अब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या बनता है, हमें पता है, छोटी क्लास में हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज करंट। तो सही बात है, तो जब किसी भी सब्सटेंसेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और इसी चीज को कह दिया जाता है कंडक्टिविटी। ठीक है, अभी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी के बेस पर हमने सब्सटेंसेस को 3 टाइप में क्लासिफाई करा है। पहले होते हैं कंडक्टर, दूसरा होता है रेजिस्टेंस, और तीसरे होते हैं सेमीकंडक्टर। बहुत सिंपल है, हमें पता ही है ऑलरेडी। कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो करंट को ईजिली कंडक्ट करा सकते हैं, ईजिली अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो करवा सकते हैं, उनको कहा जाता है कंडक्टर। रेजिस्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने अंदर करंट फ्लो नहीं होने देंगे, चार्जेस को मूव नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो वो हो जाएंगे हमारे इंसुलेटर्स। ठीक है, फिर आता है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कंडक्टर और इंसुलेटर उनके बीच में लाए करते हैं। इसका मतलब ना तो उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कंडक्टर की तरह है और ना ही बिल्कुल कम इंसुलेटर की तरह है, वो कहीं बीच में लाए करते हैं, इसलिए उनको कह दिया जाता है सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि कंडक्टिविटी के बेस पर, कंडक्टिविटी क्या है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, करंट बन रहा है, इसी चीज को बोल देते हैं कंडक्टिविटी। अब इन्हीं बेसिस पर हमने 3 टाइप में क्लासिफाई करा है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, जो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी के बारे में कि कंडक्टिविटी किस टाइप की होती है। जैसे एक कंडक्टिविटी है मेटेलिक कंडक्टिविटी, एक हम समझेंगे आयनिक कंडक्टिविटी, तो इनको अच्छे से समझते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मतलब है जब किसी भी मेटल के अंदर से, है ना, या किसी कंडक्टर के अंदर, किसी सॉलिड मेटेलिक कंडक्टर के अंदर से जब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो उस तरह की कंडक्टेंस को, कंडक्टिविटी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो जब किसी भी मेटल के अंदर से, किसी सॉलिड कंडक्टर के अंदर से जब फ्लो हो रहा है, चार्जेस का, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो उस टाइप के कंडक्टेंस को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, फर्स्ट द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, की जो मेटल है उसका नेचर कैसा है। नेचर का मतलब क्यों है, क्योंकि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो ज़्यादा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर देंगे, है ना। तो पहली चीज़ है कि ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल पे डिपेंड करता है। दूसरा, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, मतलब हर एक एटम में कितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, देखो फ्लो क्या करेंगे, जो
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही फ्लो करेंगे। अब अगर ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ज़्यादा चार्जेस फ्लो होंगे, ज़्यादा करंट बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो कम चार्जेस फ्लो करेंगे, जिस वजह से कम करंट बनेगा और कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, हर एक एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है टेम्परेचर। तो देखो जैसे जैसे इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो कम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेटल में कोई भी मेटेलिक रोड आपके पास है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो करंट का फ्लो है वो रुक जाएगा, ठीक है, करंट का फ्लो रुक जाएगा, हीटिंग इफेक्ट वहाँ पर काम कर लेगा। और इसके कई सारे एप्लीकेशंस भी हैं जो हमने देखे हैं। तो बेसिकली ये है कि जैसे ही हीट बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है कंडक्टेंस कम होता चला जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या मेटालिक कंडक्टेंस की। अब बात करते हैं आयनिक कंडक्टेंस क्या होता है। तो देखो आयनिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा कि जब हम कोई ऐसा सब्सटेंस जो आयनिक सब्सटेंस है, मतलब जिनके अंदर आयंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, वहां पे जब ये चार्जेस फ्लो करते हैं तो वैसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, आयनिक कंडक्टेंस बोल देते हैं। यूजुअली जो एक्वस सोल्यूशन है उसमें हमें देखने को मिलता है आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब आयनिक कंडक्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो पहला द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, बहुत आसान बात है, जो इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, जो डिसोसिएट होगा, जो आयन प्रोड्यूस करेगा, तो उस पर ही डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। जितना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा उतने ही ज़्यादा आयंस बनेंगे, उतना ही ज़्यादा कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरा है साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस, जो आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उनका साइज क्या है, छोटे हैं बड़े हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, दूसरा आप जिस सॉल्वेंट में उसे, जिस इलेक्ट्रोलाइट पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन जिस सॉल्वेंट में आपने उसको डिजोल्व करवाया है उस पर भी आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल बात है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट आप डालोगे उतने ज़्यादा आयंस बनेंगे, उतना ही ज़्यादा कंडक्टेंस हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। उसके बाद टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे और इन दोनों में रिलेशन अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, आयनिक कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। लेकिन मेटालिक कंडक्टेंस का क्या था कि टेम्परेचर बढ़ने पे मेटालिक कंडक्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मेटालिक कंडक्टेंस और टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ेगा मेटालिक कंडक्टेंस कम हो जाएगा। दूसरी तरफ आयनिक कंडक्टेंस और टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक कंडक्टेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस का टॉपिक। अब सवाल ये उठता है कि आयनिक कंडक्टेंस जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसे मेजर कैसे किया जाता है, आयनिक कंडक्टेंस को कैसे नापा जा सकता है। क्योंकि देखो मेटालिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को तो हम बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कंडक्टर है, व्हीट स्टोन ब्रिज हमने पढ़ा है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज़ करो, सर्किट बनाओ और फिर वहाँ पर क्या कर लो, ईजिली आप उसका कंडक्टेंस पता कर सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस का हम कैसे पता करें। अब कह दो कि भाई ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज बना लो, है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करो, जैसे इसकी कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, सिमिलरली इसका भी कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वहां पे दो चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। पहला चैलेंज क्या है कि जब हम एक्वस सोल्यूशन है, आयनिक कंडक्टेंस हमें किस में मिलेगा, अभी बताया एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा ना, जिसमें वाटर है सॉल्वेंट अपना, या कोई भी जो वाटर बेस्ड सॉल्वेंट है उसमें हमें देखने को मिलेगा आयनिक कंडक्टेंस। अब अगर हम इसको व्हीट स्टोन ब्रिज में अरेंज करेंगे और इसके अंदर हम डायरेक्ट करंट डालेंगे तो उससे क्या होगा, उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो जाएगी, कंडक्टेंस उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी समस्या क्या आएगी कि क्योंकि ये एक एक्वस सोल्यूशन है, तो एक्वस सोल्यूशन में कैसे वायर ऐड करें, कैसे अटैच करें, सर्किट कैसे बनाया जाएगा एक्वस सोल्यूशन में, है ना। तो ये दो दिक्कतें हमें फेस करने को मिलती हैं जब हम क्या करते हैं, जब आयनिक कंडक्टेंस को मेजर करने की कोशिश करते हैं बाय द सेम मेथड एज वी डू फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस तो व्हीट स्टोन ब्रिज से निकाल लेंगे, लेकिन जब सेम तरह से सेम मेथड हम इसके लिए यूज करेंगे तो विल फेस टू चैलेंजेस। पहला चैलेंज हो जाएगा कि वी कैन नॉट पास डायरेक्ट करंट इनटू इट, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट करंट पास करा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा जो एक्वस सोल्यूशन है,
ठीक है, कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। दूसरी बात कि जब हम उसके अंदर करंट मतलब करंट हम डालें कैसे, उसको सर्किट को कंप्लीट कैसे करें, क्योंकि वो तो एक एक्वस सॉल्यूशन है ना, वाटर है, पानी को आप कैसे सर्किट में बांध दोगे, कैसे कंप्लीट कर दोगे, नहीं कर सकते। तो ये दो चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब इन चैलेंज को ओवरकम, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई हम इस मेथड से नहीं कर सकते तो इसका मतलब हम कंडक्टेंस कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेथड हमें चेंज करना पड़ेगा, अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या अप्रोच आती है वो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आयनिक कंडक्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने देखा कि आयनिक कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए वी फेस टू प्रॉब्लम्स। पहला तो हम डायरेक्ट करंट नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट करंट उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा तो उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। सेकेंड, वो एक एक्वस सोल्यूशन है ना, तो उससे सर्किट नहीं बनाया जा सकता, एक्वस सोल्यूशन का सर्किट हम नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि वो वाटर है, कैसे सर्किट हम उसका बनाएंगे। तो इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करा गया। अब कैसे करा गया, तो देखो पहली प्रॉब्लम क्या थी कि डायरेक्ट करंट नहीं डाल सकते, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब एसी करंट उसके अंदर डाल दिया। दूसरा क्या था कि हम उसका क्या बोलते हैं सर्किट कैसे बनाएंगे, तो वहां पर हमारे पास एक चीज आई जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। तो कंडक्टिविटी सेल क्या है कि एक ऐसा चेम्बर, एक ऐसा डिवाइस बनाई गई जिसके अंदर हम उस एक्वस सॉल्यूशन को डालेंगे और फिर उससे हम क्या करेंगे, सर्किट को कंप्लीट करेंगे। मतलब ऐसा पानी को हम सर्किट तार नहीं लगा सकते दोनों तरफ से, क्योंकि वो फ्लो कर जाएगा ना, वहां पे बचेगा ही नहीं। तो इसलिए वहां पर क्या करा गया, एक चेम्बर बनाया गया, एक डिवाइस बनाया गया जिसको कहा जाता है कंडक्टिविटी सेल। अब इसमें क्या करा जाता है, इसके अंदर लिक्विड इंट्रोड्यूस करा जाता है जिसका भी हमें आयनिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। अब ये होता क्या है, तो एक ग्लास चेम्बर होता है जिसमें दो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड लगी होती हैं। ये दो क्या है, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड हैं, और इस तरह से लगी होती है कि दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच का जो लेंथ है वो L है, मतलब हमें पता है कि स्पेसिफिक लेंथ है, और इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी हमें पता है A। अब जब हमने इसका इस्तेमाल करते हैं तब हम बहुत ईजिली इसका कंडक्टेंस पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, तो देखो हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, और कंडक्टेंस हमें पता है क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस, हमने फॉर्मूला पढ़ा है इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं। आर क्या है, रेजिस्टेंस, रो हो गया रेजिस्टिविटी, एल ये लेंथ, इन दो इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ है, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, रेजिस्टेंस। अब क्या हम ऑलरेडी जानते हैं कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। तो क्या हम रो को 1/कप्पा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पे बताती हूँ। हमने देखा था कि जो कप्पा होता है वो 1/रो होता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो यहाँ से रो इधर आ जाएगा, कप्पा इधर, तो कप्पा रो को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कप्पा। तो इस रो की जगह हमने 1/कप्पा लिखा, और यहाँ पर L/A हो गया। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो रेशियो है L/A, लेंथ और एरिया का जो रेशियो है, लेंथ और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो है, इसको कहा जाता है सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करा जाता है G स्टार से, ठीक है। तो L/A की जगह हम लिख देंगे G स्टार। G स्टार मतलब सेल कांस्टेंट, और अपोन में क्या बचा, कप्पा। तो हमारे पास एक और रिलेशन हमें मिल गया। क्या मिल गया, अगर इस रिलेशन से मैं कप्पा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, कप्पा इज इक्वल्स टू हो जाएगा G डिवाइडेड बाय R, और यहीं से हमें मिल जाएगी कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस ही तो निकालना है ना, कंडक्टिविटी अगर हमें मिल गई तो कंडक्टेंस तो हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें एक नया फॉर्मूला मिला जो क्या है, कप्पा इज इक्वल्स टू G स्टार बाय R, और G स्टार क्या होता है, ये होता है सेल कांस्टेंट, ठीक है। अब जो ये सेल कांस्टेंट है, ध्यान रखना, L/A लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेशियो है उसको सेल कांस्टेंट कहा जाता है। कई बार डायरेक्टली हमसे सेल कांस्टेंट निकालने के लिए पूछ लिया जाता है, तो उसका फॉर्मूला सिर्फ क्या हो जाता है, L/A, लेंथ और एरिया का जो रेशियो है उसको सेल कांस्टेंट यानी G स्टार बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो कप्पा है, जो कंडक्टिविटी है, वो क्या हो सकती है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो सकता है G स्टार बाय R। सही बात है, तो ये हमें समझ में आ गया। अब हमें कंडक्टिविटी मिल गई तो कंडक्टेंस तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, हमने अभी फॉर्मूला देखा था। तो ये तो बात हुई हमारी कंडक्टिविटी सेल की। अब एक और चीज आती है जिसको कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है भाई, तो मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा m से। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है, देखो मोलर कंडक्टिविटी, इसका मतलब कंडक्टिविटी पर कॉन्सेंट्रेशन, कि कितने कॉन्सेंट्रेशन की, कितने मोलैलिटी की, कितने मोल्स की कितनी
कंडक्टिविटी है, ठीक है, उसको कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कप्पा डिवाइडेड बाय सी, कि कंडक्टिविटी पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, कि पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पे कितनी कंडक्टिविटी है उसको कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी। और रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। तो कप्पा जो कि कंडक्टिविटी होता है और पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन मतलब डिवाइड में आ गया सी जो कि क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको कई बार मोलैरिटी की टर्म में भी लिखते हैं, तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, और कैपिटल एम क्या हो गया, मोलैरिटी हो गई। तो ये कुछ इक्वेशंस हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने देख लिया सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है, लेंथ और एरिया का रेशियो होता है। और क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस, इनका एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है कि कप्पा इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंट। वहीं पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन मींस कप्पा डिवाइडेड बाय सी दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। मोलैरिटी की टर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम मोलैरिटी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर हो चुका है, सही है, आई होप समझ में आया है अच्छे से। तो आज के लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें कवर करी, तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।